हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी की वेब पे। दोस्तों, यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं और 25 से 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स तैयार रहें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने ये नॉर्मलाइजेशन का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो इस नोटिस को मैं पूरा आपके लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन। अबाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन मींस एडजस्टिंग वैल्यू मेजर्ड ऑन द डिफरेंट स्केल टू नॉर्मली कॉमन स्केल। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड्स, जिसमें जो डिफरेंट स्केल पर जो वैल्यू होती है उन्हें एक कॉमन स्केल पर लाके हम लोग देखते हैं। जैसे मैं अभी पूरा इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया कि जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को उन्होंने ऐसा ले लिया और उससे सभी जो उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट होते हैं, उनका कॉमन स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है, उन सबसे मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम बताते हैं आप लोगों को, नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एग्जाम प्रिपेयरिंग टू अ पर्टिकुलर पोस्ट कोर्स कुड बी सेपरेट अक्रॉस मल्टीपल शिफ्ट। देखिए, इन्होंने ये बताया है कि जब किसी पोस्ट या कोर्स के लिए एग्जाम होता है तो वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, विच विल हैव डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, जिनका क्वेश्चन पेपर प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग होता है। जैसे कि यूपीएनएचएम का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, 2 दिन हुआ था और एक दिन में 3 शिफ्टें, यानी कि 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और 6 शिफ्टों में जो है क्वेश्चन पेपर डिफरेंट था। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर था 6 शिफ्ट में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द नॉर्मलाइजेशन इज टू बी डन बाय द कंसीडिंग द डिफिकल्ट लेवल ऑफ ईच सेट। मतलब नॉर्मलाइजेशन इसलिए उस सेट के प्रत्येक क्वेश्चन के डिफिकल्ट, कठिन लेवल पर किया जाता है। सिंस द क्वेश्चन में बी डिफरेंट इन द डिफरेंट सेट, जबकि प्रत्येक सेट में प्रत्येक क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। एंड डिफिकल्ट लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर सेट में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सेट। मतलब और उस एक पर्टिकुलर सेट का जो लेवल होता है वो अलग सेट के लेवल से डिफरेंट होता है। इन्होंने जो उस सेट के क्वेश्चंस का लेवल होता है, वो अलग सेट के क्वेश्चंस के लेवल से सबसे अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लिया 28 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ उसका लेवल अलग था, 29 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ उसका लेवल अलग था। हेंस, इस प्रकार द नॉर्मलाइजेशन स्कोर नीड टू बी कैरिड आउट फॉर ऑल कैंडिडेट। उन इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमें प्राप्त कराता है हु हैड रिटन द एग्जाम अक्रॉस शिफ्ट फ्रॉम द सेम पोस्ट। मतलब जो अलग अलग शिफ्ट में सेम पोस्ट के लिए एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आप लोग, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड। द फॉलोइंग हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी शिफ्ट फॉर ऑल कैंडिडेट हु हैव रिटन द एग्जाम फॉर द सेम पोस्ट। तो इन्होंने बताया है इस मेथड से द्वारा हम जो है नॉर्मलाइजेशन करते हैं। पहला है ए, एवरेज स्कोर ऑफ ईच शिफ्ट। मतलब प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाता है। एक्स ए बी क्या है यहाँ पर? टोटल मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन शिफ्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एवरेज स्कोर कैसे निकालते हैं। एक्स ए बी, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन ईच शिफ्ट। जो टोटल मार्क्स होते हैं उस शिफ्ट में एक कैंडिडेट के डिवाइड किए जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ द शिफ्ट। उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उससे डिवाइड किए जाते हैं। दूसरा इन्होंने बी ऑप्शन दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्कोर फॉर ईच शिफ्ट। ठीक है, उस शिफ्ट प्रत्येक शिफ्ट का स्कोर और स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर डेट इज यूज्ड टू क्वालिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा ऑफ वैल्यूज। तो इन्होंने बताया जो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स होते हैं उनसे स्टैंडर्ड डिवीजन को तैयार किया जाता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, एक्स क्या होता है? रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो प्राप्तांक है। मान लिया किसी के आउट ऑफ 100 में से 30 है, 40 है, 50 है, वो रॉ स्कोर हो गया। और यल क्या होता है? टोटल रॉ स्कोर फॉर कैंडिडेट इन ई शिफ्ट। मतलब उस शिफ्ट में सभी कैंडिडेट्स के कितना कितना स्कोर रहा,
टोटल, वो भी रहा स्कोर, और एक्स बी एवरेज विच इज टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट। मतलब जो एवरेज मार्क्स होते हैं उस शिफ्ट के, और जो उस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठते हैं उससे डिवाइड किए जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट। एक्स क्या होता है, रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट माइनस सिंपल एवरेज। मतलब उसका एवरेज निकाल के हमें जो है रॉ स्कोर किसी कैंडिडेट ने, जैसे यहाँ पर आप लोग ऐसे 30 कैंडिडेट ने नॉर्मल जो उसका जो है रॉ स्कोर है, और सिंपल एवरेज, और जो एवरेज वहां पर डिवाइड करके निकाला है उससे माइनस करके हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 25 आ गया, 30 माइनस 25 25 आ गया, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पर ये होता है, आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। ठीक है, एक्स एन बराबर यस 2 अपान यस 1 इंटू यक्स माइनस एक्स ए बी प्लस बाई ए बी। ठीक है, और ये क्या होते हैं मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यस 2 द एस डी ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज अ बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। मतलब किसी भी शिफ्ट में जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर होता है उसे नॉर्मलाइजेशन के बेस के तौर पर लिया जाता है, वो यस 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड टू यस 2। मतलब जो उसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रत्येक कैंडिडेट प्राप्त करता है उस स्कोर को, उसको लिया जाता है। एक्स रॉ स्कोर होता है, और एक्स ए भी सिंपल एवरेज ऑफ शिफ्ट, और एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट हाईएस्ट एवरेज टेकन एज अ बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन बाई ए बी, जो है नॉर्मलाइजेशन के बेस के रूप में लिया जाता है प्रत्येक शिफ्ट के हाई एवरेज में, हाईएस्ट एवरेज में जो मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं उसका बेस के तौर पर बाई ए बी लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे पढ़ देता हूँ आपको। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग दी बेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज जनरली टेकन ऑन द शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये कोई नहीं है। 70% ऑफ द एवरेज अटेंडेंस इज द लिमिट, एनी वैल्यू बिलो द शुड बी कंसीडर्ड, शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दी बेस। मतलब 70% अटेंडेंस इज लिमिट, मतलब 70% की लिमिट होती है, और इससे नीचे कोई वैल्यू होती है तो उसे जो है नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के अगर किसी कैंडिडेट के 70 आए हैं आउट ऑफ 100 में से, तो उसे जो है हाईएस्ट एज अ हाईएस्ट वैल्यू के रूप में, एवरेज के रूप में नॉर्मलाइजेशन के लिए लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, इसमें आप लोगों के कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं इस पर मैं अभी थोड़ी ही देर में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, और इसमें सबसे मेन बात यह है कि फ्रेंड नॉर्मलाइजेशन तब लगता है जब निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आप कहीं भी कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी फिर भी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो वो जो है आयोग तय करेगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और आप किसी भी जनरली एग्जाम को ले लें, अगर उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सबने दिया था और उसमें निगेटिव मार्किंग थी, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर बढ़े थे काफ़ी स्टूडेंट्स के। अभी अभी रिजल्ट आया था उसका, तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, 30 से 35 और 25 नंबर वाले स्टूडेंट्स क्या करें वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।